अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म कर ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ये चैप्टर 2 है जिसकी एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है दी स्ट्रेट लाइन। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई पहली मर्तबा हमारे इस लेक्चर को देख रहा है तो बेहतर ये है कि पहले एक्सरसाइज 2.1 से शुरू करें, यानी कि पिछली वीडियोस भी पहले देख लें ताकि इन वीडियोस को समझना आसान हो। इसमें तमाम लेक्चर हमने तरतीब के साथ जो है वो डाले हुए हैं ताकि तमाम स्टूडेंट्स को सही से समझ में आए। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 2 से हम स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन 1 जो है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको प्लॉट करने के लिए कहा है कुछ आपको लाइंस को। तो आपने प्लॉटिंग तो आपने 10th क्लास में भी की थी, कोई मसला नहीं होता। एक्स वैल्यूज डाल के वाई वैल्यू निकालनी होती है और प्लॉट करना है। स्केच करने के लिए कहा होता तो हम इसे फिर करते। स्केचिंग और प्लॉटिंग में थोड़ा सा फर्क है। तो क्वेश्चन 2 में देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ये क्या चीज होती है? देखिए, दरअसल मूविंग पॉइंट क्या होता है, जैसे ये आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये देखें ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर इसके मूव करने से कोई रास्ता बन रहा है या कोई पाथ बन रहा है, तो ये देखें ये मूव कर रहा है, इसके मूव होने से ये रास्ता बन रहा है। ये मूव हुआ, इसके मूव होने से एक सर्कल बन गया, तो ये कहलाएगा सर्कल। यानी कि इस मूविंग पॉइंट का लोकस क्या है? सर्कल है। ये मूविंग पॉइंट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है तो ये कर्व की सूरत में मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है तो लाइन की सूरत में मूव कर रहा है। तो इसकी मूवमेंट से जो आपके पास पाथ बन रहा होगा, जो रास्ता, इसके रास्ते से जो चीज बन रही होगी उसको हम एक इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो उस मूविंग पॉइंट का लोकस कहलाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन लोकस है, सर्कल लोकस है, और इस तरह से ये किसी मूविंग पॉइंट के मूव होने से जो रास्ता बना उसे लोकस कह रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1। अब ये लोकस, ये जो मूविंग पॉइंट है, इसको हम इस पूरे क्वेश्चंस में हम मूविंग पॉइंट, क्योंकि एक वेरिएबल पॉइंट होगा, उसे p से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y ले लेंगे। यानी x भी मूव कर रहा है, y भी मूव कर रहा है, यानी चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल है। कह रहे हैं द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्सीज किसे, ये इसका फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ। एक्सीज किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। ये मूविंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी एक एलिमेंट जो है वो किसी एक यानी ये हमने P कह दिया, ये मूविंग पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। लेकिन ये जब भी मूव होगा तो हमेशा क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी इस तरह से मूव होगा कि इसका जो डिस्टेंस एक्सिस से है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब ये है कि इसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये x होगा और इसका जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये y होगा। तो कह रहे हैं कि डिस्टेंसेस जो है एक्सिस से, इनका सम एक कांस्टेंट है। ठीक है, द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k या कांस्टेंट c कह दीजिए। तो इस तरह से ये पार्ट 1 आपने कर लिया। पार्ट 2 में देखिए क्या कह रहे हैं। पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स a for a comma 0 and minus a comma 0 is constant। यानी कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप a कह ले, कलर में दूसरा यूज कर ले तो थोड़ा सा लाइट। इस पॉइंट को a कह दीजिए, इस पॉइंट को b कह दीजिए,
तो पॉइंट ए और बी से उस पॉइंट यानी कि मूविंग पॉइंट जो कि P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ठीक है, तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड B इज कांस्टेंट, यानी कि डिस्टेंस PA या आप AP लिख दें, डिस्टेंस AP इसका स्क्वायर प्लस डिस्टेंस BP इसका स्क्वायर, ये हमेशा एक कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है। अब इधर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए, ए और पी के दरमियान ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस डिस्टेंस बी पी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस ए इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में आएगा और फिर इसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k। आप चाहें तो कांस्टेंट c भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद फर्दर जो है अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, x माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देखें, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इस पूरे को एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे को नया कांस्टेंट c कह सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही रहने दें, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसका पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, इसमें क्या कह रहे हैं, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, इट्स जब भी लफ्ज यूज करें तो इसका मतलब है कि इस किसके लिए है, मूविंग पॉइंट P। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -1, 0 इज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 1, यानी इसके इस पॉइंट को अगर हम A कह दें और इस पॉइंट को B कह दें, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस यानी कि डिस्टेंस AP is 3 times the distance from this, तो 3 times distance BP। अब हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, ये पार्ट 3 था इसका। वैल्यूज यहां पर रखनी है, डिस्टेंस इसको थोड़ा नीचे कर लूं ताकि आपको नजर आता रहे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब ये आपके पास आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, फिर उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 y माइनस 0 y का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब 9 से मल्टीप्लाई करके बस सिंप्लीफाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 9। इसके बाद फर्दर आप इसको लेके आए यहाँ पर, इधर आ जाएगा या इसको उधर ले जाएं,
तो मैं बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँ, 9x² में से x² निकालेंगे, 8x² बचेगा। 9y² है, उधर जाके ये +y² जाके -y², तो यहाँ बचेगा +8y²। फिर उसके बाद +2x, तो इधर आके -2x हो गया। -18y उधर पहले से मौजूद है। तो देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब +1 हो जाके -1 हो जाएगा, 9 वहाँ पहले से मौजूद है, तो +8 हो गया इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² माइनस x माइनस और इसके बाद 9y, फिर उसके बाद +4 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन निकाल ली लोकस की, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो और दूसरे पार्ट भी करने हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी एंड a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, यानी कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। जैसे कि ये आपको इक्विडिस्टेंस वाला भी तो नहीं आया था, तो जैसे कि ये इसको हम कह देंगे a, इस पॉइंट को कह देंगे b, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ पार्ट में आपसे ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी पी। तो बिल्कुल ऐसे ही, इसमें 3 टाइम्स था, इसमें डायरेक्टली इक्वल है, तो ये इस तरह से है। इसके बाद जो है फिफ्थ पार्ट है, लेकिन फिफ्थ पार्ट करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा स्लोप के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि स्लोप क्या चीज़ होती है। तो फिफ्थ पार्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि कुछ थोड़ा सा स्लोप के बारे में देख लेते हैं कि स्लोप जो है वो क्या चीज़ होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्लोप, यानी कि फिसलन टाइप की जो है वो कोई चीज़ ये होनी चाहिए। तो होता क्या है कि अमूमन जो कोई चीज़ होती है, तो अगर अब फिसलन अगर है, तो अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल है तो उसमें तो वो चीज़ होगी नहीं कोई फिसलन, यानी कि तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल चीज़ का स्लोप नहीं होगा, यानी कि स्लोप 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहे, यानी कि हॉरिजॉन्टल के अलावा इंक्लाइन आ जाए, तो अगर वो चीज़ इंक्लाइन हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें स्लोप आ जाएगा, यानी कि फिसलन आ जाएगी। अब वो कैसे निकाली जाएगी या स्लोप कैसे निकाला जाएगा, तो इसका बहुत आसान तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है कि उस लाइन पे आप हैं, इसका कलर में चेंज कर लेता हूँ, तो उस लाइन पे अगर आप हैं तो एक आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस होगा और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है। किसी भी जगह, अब जरूरी नहीं है कि ये आप इस जगह पर हैं, और ये जो राइट ट्रायंगल बनेगा उसमें एक एंगल थीटा भी होगा, ठीक है। तो स्लोप जो है वो दरअसल होता है tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा आपको पता है कि होता है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और तो ये ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल बन गई, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी कि वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो किसी भी लाइन पर कहीं भी वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल जो हो जाएगा वो उसका स्लोप होगा, या उसे हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ये ट्रायंगल बहुत बड़ा बना दें, ट्रायंगल छोटा बना दें, ट्रायंगल किसी जगह बना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रायंगल आप इस जगह बनाते तो भी ये, क्योंकि एंगल यही रहेगा, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल से एंगल यही रहेगा, तो स्लोप यहां से भी निकल सकता है, ठीक है। आप ट्रायंगल ऐसे बना दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी जो है ये एंगल, जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, यानी ये एंगल सेम होते हैं, तो इसी वजह से ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो सेम रहेगा। तो ये चीज़ होती है स्लोप। तो स्लोप निकालने का एक तरीका तो ये हो गया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है इस तरीके से निकाला जाए।
इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास लाइन पर दो पॉइंट्स मौजूद हो, जैसे कि एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट मौजूद है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास एक मौजूद है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक। अच्छा, इस स्लोप को कहीं कहीं पे ग्रेडियंट भी लिखा जाता है। अमूमन ब्रिटिश बुक में ग्रेडियंट का वर्ड यूज होता है, अमेरिकन बुक में स्लोप का। तो अगर ये हमारे पास पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, तो इस लाइन का स्लोप, अच्छा स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो स्लोप m निकालने का तरीकेकार एक तो हो गया tan थीटा, लेकिन उसके लिए एंगल पता होना चाहिए, या वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल पता होना चाहिए। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल अगर दो पॉइंट्स आ जाएं लाइन पर तो हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है y2 माइनस y1 यानी कि y वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया। अब ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू ए is 3 times the slope of the line joining the point P। यानी कि जब इस P को A से ज्वाइन किया जाता है तो जो स्लोप आएगा, ठीक है, वो 3 टाइम्स होगा जब P को B से ज्वाइन किया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट में, ये कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपसे ये कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ AP is equal to 3 times the slope of BP। P तो हमें पता है कि XY है। A क्या है? A ऊपर दिया हुआ है। चलें यहाँ दोबारा मैं लिख देता हूं कि A क्या है। A है 1,3, B है 3,1। A 1,3 है और B 3,1 है। अब ये P जो है वो x, y है, तो ये जब AP होगा तो ये x1, y1, और जो P जो हमारे पास होता है इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा xy लेंगे। ये x1, y1, ये x2, y2 होंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो y2 माइनस yn यानी y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अब स्लोप ऑफ BP ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंपल x माइनस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 1 टाइम्स x माइनस 1। अब ऐसा करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा xy माइनस 3x और फिर उसके बाद माइनस 3y प्लस 9, और इधर क्या होगा? 3 बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इनके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा xy माइनस x माइनस y प्लस 1। अब इसके बाद हम 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा xy माइनस 3x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 3xy माइनस 3x माइनस 3y प्लस 3 से सब अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखिए माइनस 3x से माइनस 3x कैंसिल, माइनस 3y से माइनस 3y कैंसिल। अब इन तमाम चीज़ों को दूसरी यानी xy को उधर ले आए, 3 को उधर ले जाएं, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ जाएगा। 9 यहाँ पहले से मौजूद है, 3 आके माइनस 3 हो गया, 3xy है यहाँ पे और प्लस xy उधर जाके माइनस xy हो गया। ऐसे करते हैं xy इधर लिख देते हैं, तो xy इज 2xy इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये आ जाएगा xy इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन एक
हाइपरबोला की होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो बहरहाल अभी तो हमने सिंपली इसकी इक्वेशन निकाल ली। ये किस चीज़ की होती है हमें इससे गर्ज नहीं, हमें ये सीखना है कि जो हमारे पास जो लैंग्वेज दी हुई हो उस लैंग्वेज को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.4 है इसका क्वेश्चन 2 कवर हुआ है। 2 के बाद हम 3 देखते हैं। अब 3 में कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बाय अलजेब्रा एंड देन प्लॉट द कर्व्स। तो ये अलजेब्रा में आप पहले कर चुके थे, आप याद करें एक्सरसाइज 3.8 फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर था उसमें सारे इसी तरह से थे। तो अलजेब्रा की मदद से यानी कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक जगह से एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखें और एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज निकालें। फिर कह रहे हैं कि प्लॉट करें। प्लॉटिंग इतनी अहम नहीं है, अगर आप चाहें तो बहरहाल प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने का मतलब ये होता है कि आप एक इक्वेशन लें, उसमें एक्स की वैल्यू रखें और वाई निकालते रहें, आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट आ जाएगा, उसे प्लॉट कर लें जैसे आप 10th क्लास में करते थे। फिर दूसरी ये रखें, उसको इसी तरह से करें और वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीट करेंगे जो आपने निकाले हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 3 करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। और अगर नहीं आपसे सॉल्व होता तो आप प्लीज़ जो है ये अपने कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं इसकी फिर फर्दर कोई वीडियो डाल दूंगा। अब उसके बाद जो है वो क्वेश्चन 4 देखें। कह रहे हैं कि फाइंड दी एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ऑफ। एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं? इंटरसेप्ट्स दरअसल क्या होते हैं कि जब ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई हमारे पास लाइन होती है, जैसे ये लाइन है, तो देखिए ये जो इक्वेशन होती है ये अगर लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन है। और अगर क्वाड्रेटिक है तो वो और क्वाड्रेटिक कोई कर्व हो सकता है, जैसे कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल अभी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन ली है, तो ये लाइन जिस जगह पर एक्स एक्सिस को मीट करेगी तो उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। हम उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां पर ये वाई एक्सिस को मीट करेगी तो वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो वाई एक्सिस पे होगा वो बी कहलाएगा। हम उसे कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट। एक एक एक्स इंटरसेप्ट हो गया, दूसरा वाई इंटरसेप्ट हो गया। एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा किसी इक्वेशन में? बहुत सिंपल है, जब आप y की जगह 0 रखेंगे तो x इंटरसेप्ट मिलेगा, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा, यानी कि y की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर देखिए कोई लाइन अगर या कोई भी चीज ओरिजिन से पास हो रही हो तो क्या होगा? जैसे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारे पास लाइन है। तो ये एक्स एक्सिस को कट कहाँ कर रही है? ओरिजिन पे। तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी 0 होगा। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? ओरिजिन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वाई इंटरसेप्ट भी 0 होगा। तो ऐसी इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट 0 होते हैं। पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी इक्वेशन में एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों 0 होंगे? ये सिंपल ही है कि एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वाई भी 0 आ जाए, फिर वाई 0 रखें तो एक्स भी 0 आ जाए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये, अगर किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों 0 होंगे। इसमें देखें, इसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों 0। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी दोनों 0। इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी दोनों 0। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी दोनों 0। तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं इनमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों 0 होंगे, क्योंकि जब आप एक्स की जगह 0 रखेंगे वाई 0 आएगा और वाई की जगह 0 रखेंगे तो एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हम जो है इस इनमें आप निकालना चाहें तो निकाल दें, वरना डायरेक्टली आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये दो हैं इनमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकलेगा।
जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो आप लिखें पुट y इज इक्वल टू 0, ये x इंटरसेप्ट के लिए कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 5 मल्टीप्लाई पे 0 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसी के आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 15 जाके प्लस 15, तो 3x इज इक्वल टू प्लस 15। तो अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/3, 5 आ गया। ठीक है, तो ये x इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई y, ये तो y ऐसे ही रहेगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस 5y को उधर ले जाए, माइनस 15 इज इक्वल टू 5y, 5 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये क्या आ गया, y इंटरसेप्ट। तो इस तरह से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। क्वेश्चन जो पार्ट 5 है इसका, ये और देख लें। अब ये जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसमें तो y है ही नहीं, तो बस इसी को सॉल्व कर लें और x इंटरसेप्ट निकाल लें। अगर जो है वो x की वैल्यू रियल वैल्यू है और x की वैल्यू रियल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व जो है वो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ये क्रॉस ही नहीं करेगा। अब देखिए, चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसके फैक्टर बनेंगे, -10 लिखा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, c की वैल्यू -10 हो गई। तो अब आप जो है ये करें कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ आगे ही लिख रहा हूँ, माइनस बी की जगह -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आप रख दीजिए, ए की जगह रख दीजिए 1 और सी की जगह रख दीजिए -10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस 9 49, 49 रूट से बाहर आके 7 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस ये 3 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब आप जो है वो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 10/2 5 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 -4 बाई 2 -2, तो ये दो x की वैल्यूज आ गई। तो ये इसके दोनों x इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 कर लिया। तो अब क्वेश्चन 5 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए लेक्चर आपको टाइम पे मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।